नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक। कंज्यूमर ड्यूरेबल छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। आईटी मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 847 और निफ्टी 242 अंक चढ़े। जोशीमठ संकट पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर की बात। लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास पर हर मदद का दिया भरोसा। ग्राउंड पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में हिंसा और तोड़फोड़। राजधानी में इमरजेंसी लगी। 400 बोल्सोनारो समर्थक उपद्रवी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने हालात पर जताई चिंता। आगे बढ़ता डिजिटल रुपया, दूसरे फेज जल्द होगा शुरू। एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 4 और बैंक होंगे शामिल। अहमदाबाद, इंदौर, पटना समेत 8 शहरों में मिलेगी सुविधा। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय हुए शामिल। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। 267 ट्रेनें कैंसिल, 90 से ज्यादा लेट। हवाई सेवा भी प्रभावित। मौसम विभाग का अनुमान, मंगलवार के बाद ही मिल सकती है कोई राहत। और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हर दिन ऐसे मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि शहर में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दे रही हैं। सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में आ गए हैं। जमीन धंसने की वजह से लोग दहशत में हैं। लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जोशीमठ के हालात पर पीएमओ भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली। इस बारे में पीएमओ ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोशीमठ के ताजा हालात पर पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सात्या गोरा ने। जोशीमठ के लोगों की शिकायत है कि उनकी बात को सुना नहीं गया और अलग अलग लेवल्स पे नहीं सुना गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सीएम लेवल तक नहीं सुना गया। तो जहां पे जो कमियां रही हैं, क्या कोई एक्शन होगा कि किन की तरफ रहा? क्या आप लोगों से आपसे वो लोग मिले थे और मिले थे तो उस मीटिंग में क्या हुआ था? नहीं, मेरे को मिले थे और अभी इधर ही आकर मिले हैं जल्दी। मेरे को 1 तारीख को 2 तारीख को मेरी भेंट हुई है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे पहले सर, ये तो 1-2 तारीख तक तो मसला आप सामने आने लग गया था। वो कह रहे हैं कि पिछले साल से हम कोशिश कर रहे हैं। उस पर बाडिया संस्थान के लोगों ने और अन्य संस्थान के लोगों ने वहाँ पर सर्वेक्षण किया है पूर्व में और कुछ अध्ययन किया है उन्होंने। उनकी रिपोर्ट भी कुछ आई हैं और लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट जब आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी इस पर लेकिन देरी तो हमारी तरफ से इसका मतलब दिख ही रही है ना सर? ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता ये नहीं है। पीछे क्या हुआ अब उससे कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो अभी तात्कालिक रूप से हम कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। और हम पूरी तरह से जोशीमठ के लोगों के साथ हैं। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उनके साथ है हर तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर प्रकार का जो भी काम करना होगा वहाँ पर किया जाएगा। उनका आश्वासन है हमारे साथ। इसलिए सभी लोगों को हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान जो है वहाँ पर हम सब पर कृपा करें, हमारे ऊपर हमारी रक्षा करें, जोशीमठ शहर को बचाएं। और हम लोगों की तरफ से जो प्रयास है वो प्रयास 100% होगा। हम जोशीमठ के लोगों के साथ हैं और पूरी तरह से। और अब बात ब्राजील की करेंगे, जहां की राजधानी ब्रासिलिया में प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त हंगामे के बाद आपातकाल यहां घोषित कर दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी ब्राजील के संसद भवन में भी घुस गए। यहां तक कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी यहां तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि ब्राजील में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें वामपंथ नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत हुई थी। लूला ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को यहां हराया था। हार के बाद बोल्सोनारो के समर्थक चुनावी नतीजों को गलत बताते हुए सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद से वहां प्रदर्शन लगातार जारी है।
और अब बात करेंगे मार्केट की। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक देखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 847 पॉइंट चढ़कर 60,747 पर और निफ्टी 242 पॉइंट चढ़कर 18,101 पर बंद हुआ। सुमित से समझते हैं मार्केट का हाल। सुमित बताइए, आज मार्केट में सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, कहां पर सुस्ती कहां तेजी? देखिए, आज एक बढ़िया तेजी बाजार में रही और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आपको आज दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक अच्छा मूव था। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स जहां पर M&M लीड कर रहा था 3.5% की तेजी। TCS नंबर से पहले 3.5% का उछाल। SBI लाइफ 3% ऊपर और HCL टेक IT स्पेस के नंबर से पहले करीब 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में टाइटन नंबर्स के बाद जो 2% का फॉल। बजाज फिनसर्व में प्रेशर जारी है। बजाज ऑटो 0.5% नीचे और HDFC लाइफ करीब 0.5% के आसपास का फॉल। यहां पर भी रादर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिली। मिड कैप में L&T फाइनेंस होल्डिंग 5.5% की तेजी। मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर, परसिस्टेंट करीब 4% ऊपर और अदानी विल्मर एक समय पर सर्किट करीब लेकिन 3% ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आइडिया नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, ट्रेंड 2.5% नीचे, HPCL 2% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज फ्लेवर था IT में, तो पूरा IT स्पेस जोरों में, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम, TCS, HCL टेक महिंद्रा ये कुछ स्टॉक हैं जो कि 3 से लेकर 4% तक आज की तेजी में बढ़ते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का कहना है कि फिक्स्ड इनकम में बेहतर रिटर्न का समय आ गया है। उनका ये भी मानना है कि आगे आने वाले समय में सही समय पर सही निवेश से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पिछले 6 महीने से आपके प्रोग्राम में बोलते आ रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम का टाइम आ गया है, कस्टमर्स को लॉक इन करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए आज का टाइम नहीं है कि पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स का रिटर्न आपके फिक्स्ड इनकम से कम ही आया है। इंडेक्स चाहे वो इंटरेस्ट रेट कम भी थे मार्केट में, तो आप रीट्स ले लीजिए, जैसे इंटीग्रेट जैसे चीजें ले लीजिए, आप उसमें रिटर्न आपकी 9-9.5% पे आई है आराम से विदाउट अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर को अब बैलेंस करना पड़ेगा। और खासकर ये जो साल है 2023 में, ये साल हमारे हिसाब से ये होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या कब खरीद रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2022 में भी देखा हमने कि जिस माहौल में खरीदारी करते हैं आप, वो डिक्टेट करेगा कि आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। और टैक्स से जुड़े पुराने विवाद निपटाने के लिए एक और मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विवाद से विश्वास और सबका विश्वास जैसी सफल एमनेस्टीज स्कीम का पार्ट 2 लाने पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, टैक्स से जुड़े पुराने विवाद को निपटाने के लिए आपके पास क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसका ऐलान बजट में हो सकता है? देखिए, देश के अलग अलग कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी में टैक्स के पुराने विवाद मामलों को निपटाने के लिए सरकार टैक्स पेयर्स को बजट में एक बड़ा मौका दे सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार एक ऐसा विंडो ओपन कर सकती है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देके जो टैक्स पेयर है वो एक तरह से कहें तो पुराने विवादित केसेस से राहत ले सकता है। अगर बात करें तो जो 2019 और 2020 में सरकार एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी, इनकम टैक्स के लिए विवाद से विश्वास स्कीम और कस्टम ड्यूटी से जुड़े मामलों के लिए सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट स्कीम, इन दोनों का पार्ट 2 का ऐलान किया जा सकता है इस बार बजट में। अगर देखें तो जो इनकम टैक्स की स्कीम हो सकती है उसमें मैक्सिमम 20% का पेनल्टी देकर अगर कोई भी टैक्स पेयर चाहे तो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन देकर और बकाया टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करके पुराने केसेस से निजात मिल सकती है उसको। वही इससे कुछ इसी तरह की चीज़ कस्टम ड्यूटी से भी जुड़े हुए जो पुराने मामले हैं उसमें की जा सकती है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और एग्जम्पशन से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसका निपटारा किया जा सकता है। तो सरकार को लगता है कि इससे करीब एक तरह से देखें तो 38 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, क्योंकि अगर देखें पुरानी जो एमनेस्टी स्कीम आई थी विवाद से विश्वास, उसमें सरकार को करीब 54,000 करोड़ रुपए के मिले थे और जो सबका विश्वास स्कीम थी उससे 38,000 करोड़ रुपए मिले थे। कुल मिलाकर 92,000 करोड़ रुपए की अर्निंग सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। तो कुल मिलाकर सरकार का जोर इसी बात पर लेके है कि एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन को भी बढ़ाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर कुछ सरकार ऐसी स्कीम्स का पार्ट 2 लाने पर इस बार बजट में विचार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक जी आपका। और डिजिटल रुपया का दूसरा फेज होने वाला है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पहले चरण से सबक सीखते हुए अगले चरण में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसमें कुछ नए बैंक भी जुड़ेंगे और दूसरे शहरों तक विस्तार होगा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बताइए, क्या डिजिटल रुपए के दूसरे फेज की एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास?
दरअसल क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया था और 1 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, काफी सीमित दायरे में इसे लॉन्च किया गया था। अब सूत्र कह रहे हैं कि इस डिजिटल करेंसी को, जिसको डिजिटल रुपया भी कहते हैं, इसका अगला चरण बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है और हो सकता है कि इसी महीने के आखिर तक अगला चरण लॉन्च किया जाए। ये जो डिजिटल रुपया है, इसका जो अगला चरण लॉन्च किया जाएगा, इसके पीछे 2 वजह है। पहला कि पहले चरण में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद 16,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, 1,60,000 ट्रांजैक्शन हुए और करीब इस पे 64 लाख रुपए के लेन देन हुए। क्योंकि काफी सीमित दायरे में हुआ, चुनिंदा बैंक, चुनिंदा कस्टमर, चुनिंदा शहरों के बीच में हुआ था। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए अगले चरण में सरकार जो है 4 और बैंकों को इसमें शामिल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। अब तक इसमें बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में सुविधा मौजूद है, यानी 4 बैंक और इसमें जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से जो 4 शहरों में इसे लॉन्च किया गया था, वो 4 शहर थे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। अब इन 4 शहरों के अलावा कई और शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, पटना और शिमला होंगे। और इस अगले चरण में जो बदलाव कुछ किए जाएंगे पहले चरण के मुकाबले, चूंकि पहले चरण में कुछ जो प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें समझ में आई, उसके अनुभव के आधार पर अगले चरण में कुछ और इसको स्मूथ बनाया जाएगा और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक इसको एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी में है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात इंदौर की, जहां पर आज 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और साथ ही गायना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भी शिरकत की। इसके साथ ही 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक प्रवासी भारतीय हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि भारत को दुनिया भर में पहुंचाते हैं। मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। Friends, your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे शीतलहर की। दरअसल उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार चल रहा है। कोहरे की वजह से 267 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 90 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए क्या कुछ है हालात? देखिए, अगर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर कोहरे की घनी चादर अब भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर और आपको अभी भी मेरे पीछे कोहरे की सफ़ेद चादर ही दिखाई देगी। अगर अर्ली मॉर्निंग की बात की जाए तो तब विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, हालांकि थोड़ा कोहरा छटा है, लेकिन अभी भी अगर कहा जाए कि एक तरफ से साफ तस्वीर आपको नहीं दिखाई देगी। हर जगह धुंध ही इस वक्त दिल्ली NCR में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इसका असर अब रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है। जो ताज़ा जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक 250 से ज़्यादा ट्रेनों को कोहरे की वजह से रद्द किया गया है। वहीं 90 से ज़्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो 10 से 11 घंटे देरी से चल रही हैं। वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 से 4 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है और वहीं 25 से 30 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो देरी से चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो
तो यातायात पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की गई है रेलवे की तरफ से भी। सभी पैसेंजर्स को ये कहा गया है कि जब वो अपने घर से निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए तो एक बार 139 पर डायल करके अपने ट्रेन का जो रियल टाइम डेटा है वो जरूर कलेक्ट करें, उसके हिसाब से ही अपना घर छोड़ें। साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से भी सभी यात्रियों को ये जानकारी दी गई है कि जब वो फ्लाइट पकड़े तो इसके लिए सही टाइम को लेकर जो कंसर्न एयरलाइन है उससे संपर्क करें। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि स्थिति काफी सीवियर है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की बात करें तो सुबह का तापमान 6 से 8 डिग्री था। हालांकि थोड़ी स्थिति सुधरी है लेकिन कोहरा आपको हर तरफ दिखाई देगा अभी भी। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात गुजरात की। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों ऐतिहासिक विंटेज कार्स की प्रदर्शनी चल रही है। ये प्रदर्शनी 1890 में बने लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में लगाई गई है, जहां आपको 1886 में मर्सिडीज बेंज के फाउंडर कार्ल बेंज की बनाई हुई बेंज पेटेंट मोटर वैगन भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1911 की नेपियर, 1922 की डेमरल, 1930 की शेवरले डिपो हैक, वुडी, 1932 की शेवी, 1935 की फोर्ड स्पेशल जैसी कारें यहां का मुख्य आकर्षण है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 21 गन सैल्यूट हेरिटेज ने किया और इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग शहरों से विंटेज कार ओनर्स वडोदरा आए हैं। इसमें बहुत ही खास गाड़ियां आई हैं। इसमें वेटरन एंड एडवर्डीन क्लास में 1902 से लेकर 1914 तक की कार्स हैं। सबसे पुरानी हॉल्समैन है और सबसे लेटेस्ट में रीगल है। ये जो नाम है ये लोगों ने सुने ही नहीं है इससे पहले। भारत में ये गाड़ियाँ पहली बार दर्शाई जा रही हैं। As you can see in the original Jaipur blue, it's being displayed at any show, anywhere for the first time. So it's her debut. It's the debut for the car. Then I have another special car which is the ex-Pope's car and Mother Teresa's car. So when the Pope visited India in 1964, the car was specially imported for his visit. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।